ब्रेक के बाद आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद करते हैं। भत्ताखोरी के हवाले से ज़रा बात हो रही थी, हम भत्ताखोरी की बात कर लेते हैं। सर, लगता है ये होता था कि जब मुश्किल हालात होते थे उसी वक्त सारी मुश्किलें आती थी ना, और बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे जब आदमी मुश्किल में आ जाता है तो तमाम मुश्किलें जो है उसका रास्ता देख लेती हैं। लेकिन लगता ये है कि आप लोगों के साथ भी कुछ इसी तरह हो रहा है, या अब आप लोगों ने ये इस बात की ख़ुद भी ज़िम्मेदारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ मुश्किलें आपने बजाते ख़ुद भी अपने लिए खड़ी की हैं? देखिए, ये तो तय है, दुनिया में हर जगह होता है कि जहाँ बदअमनी दाखिल हो जाए वहाँ उस शहर से खुशहाली ये दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाती है। कराची की मैशियत भी दूसरे शहरों में चली गई। कराची के लोग भी ईद के त्यौहार मनाने दूसरे शहरों में जाते हैं। यहाँ तक कि ये पहला मौका, मैंने कितने लोगों को, दोस्तों को मैंने सुना कि वो कराची से बाहर उन्होंने ईद मनाई। तो देखिए, अब कराची की खुशियाँ भी अगर इस तरह दूसरे शहरों में मुंतकिल होती जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि हम लोग तो यहाँ सिर्फ मुस्तकबिल के इंतज़ार में बैठे हैं, और वो मुस्तकबिल कब बेहतर होता है, कब सूरत हाल कोई ज़िम्मेदार बेहतर करता है, ये तो खुदा जानता है। अच्छा असलम साहब, जैसे इन्होंने कहा है कि खुशियाँ भी जो है ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही हैं, और मेरे ख्याल में कराची के शहरी ये भी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जो कराची की जो बारिश है वो भी दीगर शहरों में चली गई, लेकिन कम अज़ कम ये शुक्र की बात है कि कल बारिश हो गई और आज भी हम सुबह से मौसम बड़ा अच्छा देख रहे हैं। तो जिस तरह मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद, यानी कि इतनी ज़्यादा लोगों ने तकलीफ़ उठाई गर्मी से, उसके बाद जिस तरह ये अब ठंडी हवाएँ चल रही हैं, ये बूंदाबांदी हो रही है, तो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सूरत हाल आप लोगों के लिए भी होगी या नहीं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पहले गारमेंट्स के हवाले से बता दूं, आपकी बात का जवाब मैं थोड़ी देर बाद देता हूं। मेरे एक जानने वालों के पास मैं कल गया हूं, ये पोजीशन थी उनकी लाहौर के अंदर। मैं बात बता रहा हूं कि यहाँ से जितना माल गया वो बता रहे थे मेरे पास सिर्फ 40 पीस बचे हैं, यानी सिर्फ 40 पीस उनके पास कमीज शलवार का उनका काम है लाहौर के अंदर, मदीना गारमेंट्स। वो बता रहे हैं सिर्फ मेरे पास 40 पीस बचे हैं। और आप हमारी दुकानों का, मैं अगर आप चाहें करीम सेंटर, गुल सेंटर या कोई से भी जो गारमेंट से रिलेटेड मार्केट है, मैं आपको बताऊँ दुकानों के अंदर जो माल ईद के लिए बनाया गया था वो एज़ इट इज़ मौजूद है। अब रहा आपका ये सवाल कि जिस तरीके की, देखें, हमें उम्मीदें तो अल्लाह की ज़ात से बहुत सारी हैं, खुदा के अलावा तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो जहाँ तक इसका अमन अमान का ताल्लुक़ है ना, मेरा ख्याल इतने ख़राब तरीन हमारे हालात हैं कि हम मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। खुदा बेहतर जाने कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा। ताजिर तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है मायूस है। कोई ठंडी हवा का झोंका जनाब आपकी ज़िंदगियों में आ रहा है या नहीं आ रहा, या हुकूमत चाहती नहीं है कि आपको भी जो है ठंडी हवा का झोंका जो है नसीब हो? देखिए, अगर हुकूमत सिंसियर होकर सोचे ना इस शहर के लिए, तो मैं समझता हूँ यहाँ अमन बिल्कुल बहाल हो सकता है। कराची में ज़िंदगी वापस लौट सकती है, कराची में खुशियाँ लौट सकती हैं, क्योंकि कराची जो है पूरे पाकिस्तान की माँ है। ये शहर पूरे पाकिस्तान की माँ है। ये माँ हर शहर को दूध पिलाती है अपना। तो इस माँ को जब तकलीफ़ पहुँचेगी तो दूध ही नहीं आएगा उसका, तो फिर वो क्या होगा उसका, आप बताएं हाल क्या होगा, ये क्या हाल होगा। अब मेरे ख्याल में कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अरशद जंजुआ है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अरशद जंजुआ साहब, क्या कहना चाहेंगे जनाब? आप लाइन पर हैं? जी जी बिल्कुल लाइन पर हैं, हमारे मेहमान भी लाइन पर हैं, आप उनसे ही बात कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? रुमेल बात कर रहे हैं? रुमेल जी जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, रुमेल बात। अच्छा रुमेल, मैं बड़ी दिलचस्पी से आपका ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और यकीनन जो ये ताजिर भाई हमारा अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, यकीनन मैं इनकी कैफियत से मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये एक तरफा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको अपना कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी ताजिर हूँ और इस ईद पे यकीनन किसी एक हवाले से शायद मैं भी मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम बायर भी हैं, हम ख़रीदार भी हैं। जब मैं अपने बच्चों को लेके इसी गारमेंट्स की मार्केट के अंदर गया हूं तो मैंने देखा है कि ताजिरों के जो मुनाफा की रेशो है ना, ये उसके ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है ये बात कहते हुए कि इनका सामान बच गया, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये भी ख्याल करना चाहिए कि वो सामान क्यों बचा है। क्या इनके मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की हायर रेशो के बायस भी ऐसा मुमकिन तो नहीं हुआ है? एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ये देखें कि हमारा सामान बच जाने की वजूहात क्या हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर इनसे मौक़िफ़ ले लें कि क्या इन्होंने अपने प्रॉफिट पर भी कंप्रोमाइज़ किया है। मेरा ख्याल में हम आपका डायरेक्ट मौक़िफ़ जो है अतीक मीर साहब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपका बड़ा वैलिड सवाल है। मैं चाहूँगा कि पहले इनके सवाल का जवाब दें। मेरे मोहतरम भाई किस शहर से? इस्लामाबाद। देखिए, इस्लामाबाद में तो अगर वो आपसे 3 गुना भी मुनाफा लें तो आपको देना है, वो तो इस्लामाबाद है। हम कराची की तिजारत की बात कर रहे हैं,
और कराची की तिजारत का सो ये हाल है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी हमने चांद रात को बेचना चाहा, ख़रीदार नहीं था। तो हमें देखें ये बचा हुआ माल हमें शौक़ नहीं था कि ये हम ढेर लगा लें, बल्कि ख़रीदार की इस्तात नहीं थी। और ख़रीदार की अगर इस्तात नहीं है तो उसमें ताजिर का कसूर नहीं है। ताजिर तो इस हद तक, कराची का ताजिर खुसूसन उसको 10 रोज़ भी तिजारत के नहीं मिले पूरे 30 दिनों में। तो ऐसी सूरत में अगर माल हमारा बच गया, ख़रीदार अपनी इस्तात क्या तो मजबूर रहा, तो ये महंगाई भी एक फैक्टर है इसमें। मेरा ख्याल है कराची के ताजिरों के लिए मेरे भाई का ये एतराज़ जो है दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं उन्हीं की मेरा ख्याल में सवाल को थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। अब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि भत्ताखोरी का जो है रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसी बात है, अगर ताजिर को भत्ता देना पड़ रहा है तो वो भत्ता किससे निकालेगा? वो भी सारिफ से निकालेगा। तो जाहिर सी बात है सारिफ आपको भत्ते की कीमत तो निकाल के नहीं दे सकती। देखें, भत्ता बहरहाल एक फैक्टर है और भत्ता किसी हद तक कारोबार के जारी रखने पे तो असरअंदाज होता है, लेकिन माल की कीमतों में इजाफे का बाइस नहीं बनता। कुछ लोग हैं जिनका बड़ा कारोबार है, उनसे बड़ा भत्ता लिया जाता है, तो वो एक दीगर फैक्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट पड़ता ही है ना। ये एक फेयर फैक्टर तो है, लेकिन इसमें महंगाई का आंसर नहीं हो सकता। चलें, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल में कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी देख लेते हैं कौन हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लाइन पर हूँ। हेलो जी, आप लाइन पर हैं बिल्कुल। अब आप बात कर रहे हैं हमसे प्रोग्राम के अंदर, क्या कहना चाहेंगे जनाब? और कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अतीक मीर साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा कि वो उन्होंने इतना बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे लिए जो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक ताजिर हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जिन साहब ने जो इस्लामाबाद से जो कॉल करी थी और कहा, तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये अतीक मीर साहब की बात बिल्कुल सही है कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट तक देने के लिए तैयार थे अपना माल। जो हालात रहे, और आप बिलीव करें कि हमारे पीछे मेडिसिन मार्केट लगती है, वहाँ भत्ते की पर्ची आई और सब लोगों ने मिलकर दुकानें बंद करी है, और ये रमजानों की बात है। और फिर मीर साहब ने आन के फिर वो करके उसको करा। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर की तरफ हम चलते हैं। काफ़ी सारे कॉलर से हम चाहेंगे कि बात करें, उनका भी मौक़िफ़ जान लें, क्योंकि सारिफ का भी मौक़िफ़ आना चाहिए, क्योंकि ताजिर का तो मौक़िफ़ हमारे सामने इस वक्त मौजूद ही है कि वो क्या कह रहे हैं, ये ईद उनके लिए कैसी गुजरी। तो एक और कॉलर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं अपना नाम तो बताना नहीं चाहता आपको, उसकी कुछ बिल्कुल ठीक है, ना बताइए जनाब। मतलब मसला ये है कि हमारे मीर साहब भी बैठे हुए, जमील पराचा साहब भी बैठे हुए, असलम कुरैशी साहब भी, मैं भी इन्हीं लोगों में से हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ऑनलाइन ये सिर्फ ये बता दें कि भत्ता माफिया के खिलाफ कोई आदमी एक बात करना नहीं चाहता कि कौन सा आदमी हमसे भत्ता लेता है, कौन सी तंजीम हमसे भत्ता लेती है। ठीक है, हम ठीक है, बिल्कुल। एक मेरा ख्याल में आप लाइन पे रहें। आपका जो है बिल्कुल सवाल अतीक मीर साहब तक पहुंच गया है। मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त हमारे साथ रहें और मैं आपके जितने भी सवाल हैं ना उनके जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपको जानिब से जो है सवाल उठाया गया है। अतीक साहब क्या जवाब देंगे इनके सवाल का आप? मैं रिजवान का तो शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद की और हमारे लिए ऐसे लोग दुआगो हैं जो हमारे जज्बों को मज़ीद तक़वियत देते हैं। दूसरा, जो जिन मेरे दोस्त ने नाम नहीं बताया, हकीकत ये कि कभी तंजीमों के लोग भी बता लेते थे और अब भी लेते हैं। हमने कभी नहीं कहा, बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कोई भी तंजीम ये दावा नहीं करती कि उसके लोग बता नहीं लेते, लेकिन उनका रेशो इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, एक पॉइंट है हमारे पास शिकायत का कि हम उन तंजीमों से रब्ता करके उनके लोगों को ट्रेस भी करते हैं, सज़ा दिलवाते हैं, लेकिन इस वक्त कानून का ना होना, भत्ताखोरी की रोकथाम में कोई कानूनी ज़ाब्ता ना होना और कानूनी कार्रवाई का ना होना, उसने लोगों का इतना ज़्यादा हौसला बुलंद कर दिया है कि 4 आदमी मिलते हैं, वो तंजीम तो नहीं है,
वो तो एक छोटा सा ग्रुप है, छोटी सी पार्टी है। तो अतीक साहब इतना 4 लोगों का आप ग्रुप कह रहे हैं, छोटा सा ग्रुप है और उसके खिलाफ इतनी बड़ी ताजिर तंजीमें जो हैं वो नहीं खड़ी हो सकती, ताजिर बरादरी नहीं खड़ी हो सकती। आप मेरी पूरी बात तो सुने, मैं कह रहा हूँ कि 4 लोग मिलते हैं और वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप सैकड़ों की तादाद में पूरे शहर में मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उन्हें ये यकीन है, उन्हें पता है इस बात का कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। अगर पकड़ लिया कोई गवाही नहीं देगा। जिन लोगों ने माजी में गवाहियाँ दी, आपने देखा वो कत्ल हुए, हमारे ताजिर थे वो कत्ल हो गए, तो कौन चाहेगा कि वो शहादत दे और शहीद हो जाए। ठीक है, अच्छा जनाब, अगर आप लाइन पर हैं तो आप कुछ और इनसे सवाल करना चाहेंगे? आपने उनका आपको जवाब तो दे ही दिया उनके आपके पहले सवाल का, तो कुछ और सवाल करना चाहेंगे? है मेरा दूसरा कि पिछले साल इन्होंने फिर भी हल्का हाथ रखा था, इस दफा तो इन्होंने हद कर दी है। जो आदमी 5,000 रुपये महीना नहीं कमाता वो जबरदस्ती 5-5 हजार रुपये देने के लिए इनके सामने खड़ा हो गया, और ये वही तंजीमें हैं जो गुज़िश्ता सालों से अपने आप को स्टेक होल्डर कहलाती हैं, और ये सबको पता है, और वो बहुत वाज़े तौर पे डिनाई करते हैं इस चीज़ को, ऑन नहीं करते कि हम इस तरह सा कोई सिलसिला करते हैं। ये पिछली दफा 2-4 पर्चियां देते थे, अब ये 10-10 पर्चियां देकर गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ये जो दूसरा सवाल है इसका भी हम जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस हवाले से और बहुत सारी बातें करेंगे, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।